Hello student. Now we come to the next part of the nucleic acid. We have completed the first type of nucleic acid, deoxyribonucleic acid DNA. DNA के हमने different aspect पढ़े. What is DNA and how the structure was discovered. DNA के structure में different scientist का role. उसके बाद DNA का final structure. DNA की कुछ अलग अलग specific properties पढ़ी उसके बाद में. And then finally we have discussed about the packaging of DNA because the DNA is being very lengthy molecule and how such a long DNA molecule is being incorporated in cell, how it is accommodated in the cell, and by packaging it is being done and how the packaging is being done. ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं. Now हमने स्टार्ट में जब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात की थी तो हमने दो टाइप बताए थे. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA. ऑल्दो हमने अपने स्टडी पार्ट में DNA पहले पढ़ा है, RNA बाद में पढ़ा है, ठीक है, वो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए रखा है. बट अदरवाइज ध्यान रखिए नेचर में DNA पहले नहीं आया. नेचर की अगर हम बात करें, इवोल्यूशन सीक्वेंस की बात करें तो इट इज़ द RNA विच वाज डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड फर्स्ट. RNA is considered as the most primitive nucleic acid. It is considered as first nucleic acid. It is considered as first genetic material. Means जब लाइफ शुरू हुई और जेनेटिक मटेरियल बने होंगे तो इनिशियली RNA बना और RNA ही सबका जेनेटिक मटेरियल था. उस समय जितने जो भी ऑर्गेनिज्म थे तो शुरू में RNA ही जेनेटिक मटेरियल था और सारे काम वही करता था. DNA तो बहुत बाद में इवॉल्व किया गया है नेचर के द्वारा. देखिए एक जेनेटिक मटेरियल करता क्या है. अगर हम एक जेनेटिक मटेरियल का थीम समझें, जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, फिर उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है. तो वो जेनेटिक मटेरियल जब भी नेक्स्ट जनरेशन बनने वाली होती है तो अपनी कॉपी करता है और अगली जनरेशन में भेज देता है. तो वो इन्फॉर्मेशन आगे चली जाती है जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं. राइट, ठीक है. इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में तो भेज दी, बट वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर कि ये इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जनरेशन में जब जब ज़रूरत होगी तो उसको एक्सप्रेस करेगा. ये इन्फॉर्मेशन जब एक्सप्रेस होती है ना तो करेक्टर बनेंगे. हमने कह दिया जीन से करेक्टर बनेंगे तो एक्सप्रेशन से बनेंगे. तो जेनेटिक मटेरियल stores hereditary information, transfer these information to the next generation as well as express this information within the same generation and it forms a character. ये सारे काम एक जेनेटिक मटेरियल के नॉर्मली होते हैं और ये सारी एक्टिविटी पहले RNA खुद करता है. अब इसमें प्रॉब्लम आने लगी. प्रॉब्लम क्या आई देखो. RNA मॉलिक्यूल जो होता है, जिस तरह का उसका केमिकल कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, RNA बड़ा रिएक्टिव है, बहुत हाईली रिएक्टिव है. तो उसकी स्टेबिलिटी कम, जब रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो स्टेबल कम होगा. और RNA को ही दोनों काम दे दिए. अब देखिए दो अपोजिट वर्क एक साथ RNA को मिले तो RNA बड़ा परेशान. क्या हुआ, RNA को कहा गया कि आपको हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर भी रखना है और पूरी ऑनेस्टी से नेक्स्ट जनरेशन में भेजना है, चेंज नहीं करना है. तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर रखनी है, उसको चेंज नहीं होने देना है, तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक पैसिवनेस चाहिए, ठीक है, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भेजेगा भी. दूसरी तरफ उसको एक काम और दिया कि आपको इसको एक्सप्रेस भी करके करेक्टर भी बनाना है. अब एक्सप्रेशन का काम एक्टिव है कि उसको एक्टिवली अपने उससे प्रोटीन बनाना पड़ेगा और फिर प्रोटीन से करेक्टर बनेगा. मतलब RNA को दो अपोजिट नेचर के वर्क दे दिए गए एज ए जेनेटिक मटेरियल कि जहाँ उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वहाँ उसको एक इनएक्टिवनेस, एक पैसिवनेस चाहिए, और जहाँ इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करनी है वहाँ उसको एक एक्टिवनेस चाहिए. इन दो अपोजिट नेचर ऑफ वर्क की वजह से RNA जब तक जेनेटिक मटेरियल है बड़ी दिक्कत रही. अब RNA जब एक्सप्रेशन के लिए एक्टिव होता है तो इन्फॉर्मेशन के चेंज होने का खतरा रहेगा, अनस्टेबिलिटी आती. और अगर वो स्टोरेज के लिए थोड़ा सा इनएक्टिव होता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. ये प्रॉब्लम रही और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रहा कि बाद में नेचर में RNA से ही एक और मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ, DNA. RNA में कुछ केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए. ये चेंजेस वो थे जो स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे. जैसे RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, DNA को डबल स्ट्रैंड किया गया, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहे. RNA में राइबोज शुगर है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पर OH, उसको चेंज करके H कर दिया तो वो डीऑक्सीराइबोज हो गया. अब डीऑक्सीराइबोज कम रिएक्टिव है तो स्टेबल ज़्यादा है. RNA में यूरेसिल है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी जगह थाइमीन कर दिया गया. तो ये कुछ चेंजेस किए गए स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में और DNA बना. DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA. अब इस DNA को RNA के कुछ काम दे दिए गए, RNA के वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया.
और वो जो दो अपोजिट नेचर के बात थे, स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन। तो डीएनए बनाया गया और डीएनए को कह दिया गया कि यू हैव टू, क्योंकि उसको स्टेबल बनाया तो स्टोरेज का काम उसको दे दिया। अब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन करेगा? डीएनए। नेक्स्ट जनरेशन में भेजना है तो डीएनए ही अपनी कॉपी बना करके उसको भेजेगा, इनहेरिटेंस। ये काम डीएनए को दे दिया। और एक्सप्रेशन का जो एक्टिव रिएक्टिव काम था वो आरएनए के पास रहने दिया। तो आरएनए का वर्कलोड कम हो गया और आरएनए भी कंफर्टेबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना न्यूक्लिक एसिड है, जो फर्स्ट और जो ओरिजिनल है, वो तो आरएनए है। पहले वही करता था सारे काम, बाद में उसके कुछ फंक्शन को डीएनए को ट्रांसफर कर दिया गया। अब क्योंकि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अब डीएनए के पास रहने लगी और डीएनए उसको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने लगा, इसलिए अब हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बोलेंगे। नाउ डीएनए विल बी द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए को कह दिया कि नहीं, आपको अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम डीएनए करेगा, आप तो केवल एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। अब आरएनए को एक्सप्रेस करना केवल इंफॉर्मेशन को, तो फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन कम्स, आरएनए इस इंफॉर्मेशन को लाएगा कहां से? स्टोर किस में रखी है? डीएनए में। तो आरएनए अब क्या करने लगा? केवल एक्सप्रेशन करने लगा और इंफॉर्मेशन को, अपने एक्सप्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन कहां से लाएगा? डीएनए से। इसीलिए अब मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि डीएनए उस इंफॉर्मेशन को आरएनए को देता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर ये आरएनए इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करके कैरेक्टर बनाता है। ये जो आरएनए है, ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था वो तो अब कहाँ मिलता ही नहीं है, वो कुछ वायरस के अलावा कहीं नहीं रहा, और अब तो डीएनए आ गया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट टाइम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ आरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए। बेसिकली देखा जाए तो काम आरएनए का ही है आज भी। आरएनए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज भी। डीएनए में तो इंफॉर्मेशन रख रखी है और वो शांति से एक जगह बैठा हुआ है। डीएनए पैसिव एक तरह, न्यूक्लियस में जहां भी है वो ज्यादा आपको इधर उधर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता वो नहीं दिखेगा। ठीक है, डीएनए बस क्या करता है, जब नेक्स्ट जनरेशन नई सेल बन रही है तो डीएनए से डीएनए बना देता है, रिप्लिकेशन बस। और जब उसको इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कराना होता है तो वो इस इंफॉर्मेशन को आरएनए को दे देता है, फिर आरएनए एक्सप्रेस कराता है। तो डीएनए आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है, डीएनए से आरएनए बनना, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए? तो डीएनए के सिर्फ दो ही काम है, ध्यान रखिएगा, ओनली टू फंक्शन, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन रिप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन का सारा काम आरएनए करता है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आरएनए आपको सेल में हर जगह मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में, इधर उधर, न्यूक्लियस में भी, क्वाइट वाइड स्प्रेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। देखिए, सेल के मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि डीएनए और आरएनए के बाद सेल में जितनी एक्टिविटी होती है, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, ये सब एंजाइम की हेल्प से होते हैं। हर रिएक्शन में एंजाइम चाहिए, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन। कौन बनाएगा? आरएनए। इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएगा? डीएनए से। समझ गए? तो आगे का सारा काम प्रोटीन करेगा, लेकिन प्रोटीन तो कोई बनाने वाला चाहिए ना, वो है आरएनए, डीएनए। ठीक है, इसीलिए आरएनए की वैल्यू, आरएनए अगर ना हो तो कोई सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। डीएनए है लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई काम नहीं है। इन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के इन तीन बायोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा लेबरस, सबसे ज्यादा वर्क करने वाला तो प्रोटीन है। वो बेचारा हर रिएक्शन को कैटालाइज करता है, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। उस प्रोटीन को बनाने का काम आरएनए करता है, और उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर करी डीएनए। समझ में आई बात? तो एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ, कई जगह पर आप पढ़िएगा, द इंफॉर्मेशन इज बीइंग देयर विद डीएनए, नाउ डीएनए डिक्टेट दिस इंफॉर्मेशन टू आरएनए। डीएनए आरएनए को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो, यूँ समझो, कि एग्जाम्पल लेते हैं, अब तीनों का कोऑर्डिनेशन समझिएगा। सेल में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत हुई, पर्टिकुलर एंजाइम की, तो सेल में भी एक सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्टिमुलस। तो साइटोप्लाज्म में अगर किसी पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन की जरूरत हुई तो वो स्टिमुलस दिया जाएगा न्यूक्लियस में डीएनए को। डीएनए से कहा जाएगा कि भाई हमें ये वाला प्रोटीन चाहिए, तो कैसे बनाना, इसकी इंफॉर्मेशन दो। अब डीएनए को पता है, सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास लिख के रखी हुई है। ठीक है, और वो जो इंफॉर्मेशन जिसमें लिखी है वो जीन है, और डीएनए ने ये इंफॉर्मेशन जीन में कोड के फॉर्म में रखी है। डीएनए में तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बने हुए कोड है,
3 न्यूक्लियोटाइड के कोड बनेंगे, अभी आगे बताएंगे। तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन जीन में कोडेड फॉर्म में है। जैसे डीएनए को पता चला कि ये वाला एंजाइम बनाना है, तो डीएनए को मालूम है कि कौन से जीन में उसकी इंफॉर्मेशन है, उस जीन से काम करता है। वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो क्या करता है, अपने जीन के अंदर जो कोडेड इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी एक जेरोक्स कॉपी दे देता है बाहर कि ये इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको रीड करो और प्रोटीन बना लो। बस डीएनए हिलता नहीं है अपनी जगह से। अब वो जीन की जो कॉपी है, डीएनए जो जीन में इंफॉर्मेशन लिखी है कोडेड, ये कोडेड इंफॉर्मेशन जिस पर देता है वो जेरोक्स कॉपी है आरएनए। डीएनए क्या करता है, अपने जीन से एक आरएनए बना देता है, प्रिंट कर देता है आरएनए पर उसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आरएनए इस इंफॉर्मेशन को लेकर न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म। पूरी कहानी समझिएगा। ठीक है, तो यहीं से आरएनए का काम शुरू हो गया। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस में डीएनए से लेकर आया, लाने वाले इस आरएनए को कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब देखिए सारा काम डिफरेंट आरएनए ही करेंगे। एमआरएनए इज जस्ट लाइक ए पोस्टमैन। एमआरएनए एक पोस्टमैन की तरह वो इंफॉर्मेशन लेके आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है कोडेड फॉर्म, और एमआरएनए उसको पढ़ना नहीं जानता है। ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, डीएनए की कोडेड लैंग्वेज सेल में हर कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, और देखिए सेल में 2 तरह की लैंग्वेज चलती है, एक तो न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई क्या डीएनए की लैंग्वेज, और एक है अमीनो एसिड से बनी हुई प्रोटीन की लैंग्वेज। प्रोटीन लैंग्वेज कॉमन मेन लैंग्वेज कह सकते हैं, और डीएनए की थोड़ी हाईफाई लैंग्वेज है कोडेड लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर डीएनए ने तो अपनी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है, वो तो उन कोडेड इंफॉर्मेशन को एमआरएनए को दे दिया उसने। एमआरएनए भी लेके आ गया साइटोप्लाज्म में कि भाई डीएनए ने कुछ भिजवाया, अब इसमें क्या लिखा हुआ मुझे तो समझ में नहीं आया। अब सेल में ऐसा कोई पर्सन चाहिए ना, ऐसा कोई तो चाहिए जो डीएनए की लैंग्वेज को पढ़े, उसके कोड को रीड करे और उसको प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे, क्योंकि बनाना तो प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो काम करते हैं इंफॉर्मेशन को रीड करके कन्वर्ट ट्रांसलेट करने का, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बना, ये तो ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन यूं की यूं किस पे आ गई, एमआरएनए पे। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, अब एमआरएनए पर ये कोडेड लैंग्वेज को प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेगा। अब ये ट्रांसलेट कौन करेगा, तो इस लैंग्वेज को एक्चुअली में रीड करना इससे देखा जाए तो 2 लोगों को आता है, एक आता है आरआरएनए और एक आता है टीआरएनए। देखो वहाँ भी आरएनए ही है। एक आरएनए का काम तो हो गया इन्फॉर्मेशन ले आया, अब दूसरा जो आरएनए है वो है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए क्या करता है, कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। आरआरएनए हमेशा राइबोसोम के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, वो राइबोसोम जो होता है वो इस एमआरएनए को रीड करना शुरू करता है, वो पढ़ता है कोड। ठीक है, आरआरएनए रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये वाला। एक कोड पढ़ा, उस कोड का जो अमीनो एसिड है, सपोज AUG एक कोड है, ठीक है, वो किस पे रीड कर रहा है, एमआरएनए पे। एमआरएनए पे कोड लिखे हुए हैं, राइबोसोम उस पर मूव करता जाता है, रीड करता है। ये सब पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड हमारा। ठीक है, अब उसने एक कोड पढ़ा, सपोज कीजिए ये इस कोड से पता चल रहा है कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड लाना पड़ेगा, तो एक तरह से वो आवाज़ देता है मिथ्योनिन को बुलाओ। ठीक है, अब मिथ्योनिन अमीनो एसिड को लेके कौन आए, तो लेके आने का काम भी कौन करता है, आरएनए। सारा काम आरएनए कर रहा है। आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया, आरएनए रीड कर रहा है। ठीक है, और ये जो लेके आने वाला आरएनए कौन सा है, एमआरएनए। इज जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, और एक ऐसा पोस्टमैन जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। फिर है आरआरएनए, आरएनए फैमिली का सबसे लर्नेड आरएनए, पढ़ा लिखा आरएनए कह सकते, वो कोड रीड कर रहा है। अब उसने कोड रीड किया और वो अमीनो एसिड बताना शुरू किया कि इस कोड का मतलब ये अमीनो एसिड लगाना पड़ेगा। अमीनो एसिड कौन लाएगा, तो आरएनए फैमिली का एक और आरएनए, सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए। टीआरएनए अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचानता है। मिथ्योनिन बोला तो एक टीआरएनए दौड़ के जाएगा, मिथ्योनिन उठा के ले आएगा। और टीआरएनए बहुत छोटे अमीनो एसिड लाने का काम करते हैं, बस जहाँ प्रोटीन बन रहा वहाँ पर, जहाँ रीडिंग चल रही, टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा, और वो इतना छोटा होता है कि वो सीधा राइबोसोम के अंदर चला जाता है। राइबोसोम के अंदर जाएंगे तो राइबोसोम उस टीआरएनए कहता है अपना कोड रिकॉग्नाइज करो और उस पर बाइंड कर जाओ। कोड कहाँ है, एमआरएनए पर, राइबोसोम उस पर कवर्ड है। टीआरएनए अंदर आया, समझिएगा बात को। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में काम आएगी। मैं एक समरी बता रहा हूँ उसे। टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर राइबोसोम में एंटर करता है, अब वहाँ लाइन से कोड लगे हुए हैं,
टीआरएनए अपने कोड को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब टीआरएनए को भी रिकॉग्नाइज रीड करना आता है। टीआरएनए अपना कोड देखा, उस पर जाकर के खड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो खड़ा हो जाता है और उसने अपना अमीनो एसिड लगा दिया। ठीक है, फिर राइबोसोम अगले को बुलाता है। इस तरह से एक एक टीआरएनए आते हैं और राइबोसोम के अंदर आते जाएंगे, अपने अपने कोड पर स्टैंड करेंगे और अमीनो एसिड को रखेंगे। फिर राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का जो आरआरएनए है वो ये टीआरएनए जो अमीनो एसिड ला रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाला लाया फिर सेकंड वाला लाया, अब इन अमीनो एसिड को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एक अमीनो एसिड को दूसरा अमीनो एसिड से कनेक्ट किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, COOH और NH2 के बीच में बनेगा। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 अमीनो एसिड को जोड़ा तो डाइपेप्टाइड बना, फिर 3 को जोड़ा ट्राइपेप्टाइड, ऐसे ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड बनेगा। एक एक कोड रीड होगा, एक एक टीआरएनए आएगा अमीनो एसिड लेकर, और टीआरएनए का अमीनो एसिड को आरआरएनए जो है इनको कनेक्ट करता जाएगा और टीआरएनए बाहर निकलते जाएंगे। ये पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। मैंने पूरे प्रोसेस को समराइज्ड वे में आपको एक ब्रीफ में बताया कि आरएनए का रोल क्या है, हम क्यों आरएनए को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। आप देखिए सारा काम तो आरएनए तो कर रहा है, डीएनए तो वही बैठा है इंफॉर्मेशन लेके, उसने वो तो हिला भी नहीं, उसने अपनी इंफॉर्मेशन भी आरएनए को दी। आरएनए बेचारा इंफॉर्मेशन लेके आया, एक दूसरा आरएनए उस इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है और एक तीसरा आरएनए है जो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ला रहा है और फिर आरआरएनए उन सबको जोड़ रहा है। अब आप देखिए सारे आरएनए के काम समझ में आए। एमआरएनए का काम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन लाने का काम। आरआरएनए का काम क्या हुआ, कोड रीड करना। ठीक है, टीआरएनए का काम क्या हुआ, अमीनो एसिड लेके आना। और उसके बाद आरआरएनए का एक और काम है उन अमीनो एसिड को कनेक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड से एक पॉलीपेप्टाइड बना दे। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है यही प्रोटीन का प्रिकर्सर है। इसी पॉलीपेप्टाइड से आगे चल के प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे, क्योंकि सारे पॉलीपेप्टाइड से बनता है पूरा एंजाइम, पूरा प्रोटीन। तो एक मैंने ये आउटलाइन आपको बताया कि कैसे ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं। इन सब में आप देखिए आरएनए जो है हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर जगह। मतलब आपका पूरा सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो आरएनए के अकॉर्डिंग बना हुआ है। एंटायर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इज बीइंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए अकॉर्डिंग टू आरएनए। ठीक है, और आरएनए का ही हर जगह आपको एक्टिविटी दिखाई देगी। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को आरएनए के थ्रू तो एक्सप्रेस करा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आजकल अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो रॉ बनता है। फिर आरएनए में नेचर ने एक और खास बात दी कि आरएनए अपनी खुद की प्रोसेसिंग कर लेता है, कुछ काट छाट करके फिर एक आरएनए तैयार होता है, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए। डीएनए से बनने वाला आरएनए तो एक तरह का रॉ मटेरियल है, फिर उसमें वो अपने आप की खुद की प्रोसेसिंग करके कुछ काट छाट करके फिर वो आरएनए रेडी होता है। तो आरएनए में सेल्फ प्रोसेसिंग भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएनए खुद एंजाइम की तरह काम करता है। कई ऐसे काम है, देखिए सारी रिएक्शन तो एंजाइम ही करते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने वाली रिएक्शन को कौन करेगा? अगर उसको भी कोई एंजाइम करेगा तो फिर उसको कौन बनाएगा? तो आप देखिए नेचर में वैसे हम कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन ध्यान रखना कुछ एंजाइम हैं जिनको राइबोजाइम कहते हैं, वो प्रोटीन नहीं है, वो आरएनए है। और नेचर ने आरएनए को कैटालिटिक फंक्शन भी दिया है कि कुछ फंडामेंटल चीज़ों में आप एंजाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम खुद करेंगे। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना था, अमीनो एसिड ले आए, अब जोड़ेगा कौन? वैसे बॉन्ड बनाने में कोई ना कोई प्रोटीनेशियस एंजाइम चाहिए होता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कोई प्रोटीनेशियस एंजाइम नहीं है, बल्कि आरआरएनए खुद एंजाइम की तरह काम करता है, राइबोजाइम। तो आरएनए आप देखिए प्रोटीन पे भी डिपेंडेंट नहीं है, एंजाइम पे भी डिपेंड, अपना काम खुद करता है। ठीक है, और वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, जो प्रोसेसिंग करता है आरएनए अपने अंदर काट छाट करता है वो भी खुद से ही करता है एज एन एंजाइम। तो आरएनए में ये खूबी और एक वो एंजाइम की तरह भी काम कर लेता है, और वो किसी एंजाइम और प्रोटीन पे डिपेंड नहीं, बल्कि वो तो खुद प्रोटीन बना रहा है। इन सारी एक्टिविटी की वजह से आज भी हम कहते हैं कि सेल का इंटरनल मेटाबॉलिक वर्ल्ड, मेटाबॉलिक सिस्टम आरएनए पे डिपेंड करता है। और एक लाइन की जाती है, देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। ठीक है, आरएनए का डीएनए पर डोमिनेंस है। डीएनए ऑफ कोर्स जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सारा काम तो आरएनए ही करता है। आरएनए वर्ड एक नया टर्म दिया गया, आप एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ेंगे, हम बताएंगे। तो ये जो मैंने पूरी समरी बताई इसको अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या रोल है आरएनए का। आरएनए की मैंने इंपॉर्टेंस बताई है। डीएनए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट आरएनए की भी वैल्यू बहुत सारी है। हम उन सारी चीज़ों को समराइज कर रखी है मैंने कि आरएनए क्या है और क्या काम करता है। मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड मैंने कही था उसको, इट इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गन। सबसे पहले यही बना है,
न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मोस्ट कॉमन एंड हाईली डिफ्यूज्ड न्यूक्लिक एसिड एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए के कंपैरिजन में ये बहुत डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब क्या है? फाउंड एवरीवेयर इन सेल, दैट इज इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, हर जगह मिलता है, ठीक है। सेल में काफी फैला हुआ है, इधर उधर हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ मिलेगा। डीएनए इतना ज्यादा नहीं। डीएनए जो होता है, डीएनए लोकलाइज्ड कहा जाएगा। डीएनए इज लोकलाइज्ड इन न्यूक्लियस। डीएनए तो न्यूक्लियस में लोकलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन आरएनए उतना ही ज्यादा डिफ्यूज और वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। और अगर हम आरएनए की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आरएनए के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। रेयरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रेयरली मिलता है। अब ये आपको एक्सेप्शनल केसेस हैं तो पूछे जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, डीएनए आरएनए से रिलेटेड एक्सेप्शन सारा वायरस में मिले, ठीक है। तो वैसे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, रेयरली डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए की तरह। और ऐसा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको कुछ वायरस में मिलेगा और ये नाम आपको ध्यान रखना है। रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फाउंड इन, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस, ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है। बाकी सारे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। नाउ आरएनए नाउ मोस्टली नॉन जेनेटिक। मैंने क्या बताया था, पहले कभी जब डीएनए नहीं था तब आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। अब जो आरएनए है वो ज्यादातर सारा नॉन जेनेटिक मटेरियल है। अब जो आरएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाता है, वो नॉन जेनेटिक है। जेनेटिक मटेरियल अब डीएनए, ठीक है। बट रेयरली अभी भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बचा हुआ है। स्टिल आरएनए इज स्टिल जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस अगेन। कुछ वायरस हैं, और वायरस बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, वहाँ आज भी कुछ वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के हम दो ग्रुप बना देते हैं इसी में। जब आप वायरस पढ़ते हैं 11th में भी, तो एक वो वायरस जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और एक वो वायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वायरस या राइबो वायरस, डीएनए वायरस डीऑक्सी राइबो वायरस। तो जितने राइबो वायरस हैं, आरएनए वायरस या राइबो वायरस, वो सब वो हैं जिनमें आरएनए आज भी जेनेटिक मटेरियल। तो वैसे तो आरएनए मोस्टली नॉन जेनेटिक है, रेयरली कुछ वायरस में वो आज भी जेनेटिक मटेरियल है। ये राइबो वायरस के कुछ नाम लिख रखे हैं, रियो वायरस, टीएमवी जानते हैं, टोबैको मोज़ेइक वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स वाला, ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ये कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल हैं, कुछ और भी हैं एग्जाम्पल तो, ठीक है। तो ये जो कुछ वायरस के एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये हमसे पूछे जाते हैं कि वो कौन से वायरस है जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, वो कौन से वायरस है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरएनए की बाकी की और कुछ चीज़ें अगर देखी जाए तो आरएनए मॉलिक्यूल, जैसा मैंने कहा, इट इज़ मोर रिएक्टिव एंड दस इट इज़ लेस स्टेबल देन डीएनए, ठीक है। ये रिएक्टिव ज़्यादा है, स्टेबल कम है। और रिएक्टिविटी होने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये है, सेकेंड कार्बन उसकी जो राइबोज शुगर होती है, आप देखिएगा राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर के कार्बन पर राइबोज में OH है और डीऑक्सी राइबोज में खाली H है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये डीऑक्सी राइबोज शुगर से ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। RNA actively participate in cellular metabolism and the most important function of metabolism is protein synthesis. RNA actively protein synthesis का काम करता है, participate करता है, ठीक है। इसके साथ साथ RNA also have catalytic property, जैसा मैंने आपको बताया था कि RNA में catalytic property है, वो कई बार ज़रूरत पड़ने पर एंजाइम की तरह भी काम करता है, act as an enzyme and here it is known as ribozyme. जब RNA एंजाइम की तरह काम करेगा तो उसको हम राइबोजाइम कहेंगे। ये इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो इसलिए RNA कुछ काम तो खुद ही कर लेता है, वो एंजाइम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसके साथ साथ RNA परफॉर्म सम ऑफ इट्स फंक्शन, ये वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सम ऑफ इट्स फंक्शन एट देयर ऑन। इसी वजह से RNA अपने कुछ फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर लेता है बाय राइबोजाइम एक्टिविटी एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन, ठीक है। यही एक खास बात है, RNA खुद प्रोटीन बनवा रहा है, प्रोटीन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये भी प्रोटीन पे डिपेंडेंट होगा तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी, उस प्रोटीन को कौन बनाएगा, ठीक है। RNA में एक और खास बात जो मैंने बताई थी, सेल्फ प्रोसेसिंग। RNA आल्सो हैव सेल्फ प्रोसेसिंग, इसको स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। ये स्प्लाइसिंग और प्रोसेसिंग कैसे होती है, हम आगे ये सब चीज़ें आगे वापस कनेक्ट होंगी, ठीक है। RNA जब बनता है तो ऐसे रॉ मटेरियल की तरह बनता है, फिर वो अपने आप को ही प्रोसेसिंग करके फिर रेडी होता है,
तो आरएनए खुद की प्रोसेसिंग भी कर लेता है और उस काम में भी वो एज एन एंजाइम राइबोजाइम की तरह काम करता है, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये आरएनए की कुछ खास बातें हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं आरएनए का, अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है। आरएनए ऑल टाइप्स, अच्छा आरएनए का ओरिजिन क्या रहा? ऑल टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आज अब ट्रांसक्रिप्शन से मेनली नॉन जेनेटिक आरएनए बनता है। जेनेटिक आरएनए तो ठीक है, वो आरएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है? सारे के सारे आरएनए जितने भी मैंने बताया, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मीनिंग हुआ? जीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, सबसे मेन काम ये है, और इसी के बाद सारे काम गवर्न होंगे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था ये आरएनए क्या है एंड हाउ इट इज बीइंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए की जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कैसे वर्क करता है, मैंने आपको वही चीज़ एक स्टोरी की तरह बताई कि कैसे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, कैसे आरएनए में आएगी, कौन सा आरएनए क्या कर रहा है, एक ब्रीफ आउटलाइन आपको एक स्टोरी की तरह दिमाग में रखी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी प्रोसेस आएंगे उसको अगर एक स्टोरी की तरह आप मेमोराइज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपका प्रोसेस हमेशा सही चलेगा, ठीक है। अब मैंने जो आपको आरएनए के बारे में इतनी चीज़ें बताई और जो आपने डीएनए पहले पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन क्या डिफरेंस आता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कंपेयर द डीएनए एंड आरएनए। तो आरएनए डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसको थोड़ा सा समराइज करें तो हम आरएनए डीएनए का एक कंपैरिजन लेते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, आरएनए में क्या है और उसकी जगह डीएनए में क्या है। जो डिफरेंस वाली बात है उसी पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी शुगर की बात, ठीक है। तो शुगर जो है राइबोज शुगर है, आरएनए में कौन सी शुगर है? राइबोज। तो वही चीज़ यहाँ चेंज होकर के क्या होगी? डीऑक्सीराइबोज। देखिए सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस देखें तो शुगर में और नाइट्रोजन बेस दो चीज़ों में डिफरेंस है, यहाँ राइबोज है या यूरेसिल है, वहाँ हो गया डीऑक्सीराइबोज और थाइमिन। ये हम सभी जानते हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डीएनए आरएनए का डिफरेंस। उसके बाद स्ट्रक्चर पर अगर आते हैं तो ये मेनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, रेयरली डबल स्टैंडर्ड। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए थे वायरस, उनको छोड़ दे तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इधर उल्टा है, इधर ये मेनली डबल स्टैंडर्ड है, रेयरली सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, जैसे यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए रेयरली कुछ वायरस में मिलता है, वैसे का वैसे ही सेम है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी कुछ वायरस में देखा गया है। इट इज वेरी रेयर, और ये नाम आप ध्यान रखिएगा, फाउंड इन सम वायरस। ये 5174 कोलीफेज, ये जो एग्जाम्पल है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जाम्पल है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पहले बता दी मैंने, रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, राइज टू आर्थ वायरस। और डबल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जाम्पल है ये 5174 एंड कोलीफेज, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, बाकी मेनली ये सिंगल स्टैंडर्ड और ये मेनली डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। रही बात फंक्शन की बात करें तो आज आरएनए मेनली नॉन जेनेटिक है, ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल रेयरली केवल कुछ वायरस में बचा है। रेयरली जेनेटिक मटेरियल इन सम राइबोवायरस इन आरएनए वायरस, अदरवाइज इट इज नॉन जेनेटिक। जबकि डीएनए की जहाँ तक बात करें तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। ये तो हमने एक जनरल उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन पर डिफरेंस लिया, और अगर इनकी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो नेक्स्ट कुछ और डिफरेंस देखिए। आरएनए इज मोर रिएक्टिव, और रिएक्टिव होने का रीजन बताया था, राइबोज के सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप मोर रिएक्टिव है, इसीलिए लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल इसलिए इजीली डिग्रेडेबल है, इजीली आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और इसीलिए आरएनए में चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। तो इट म्यूटेटेड फास्टर है, डीएनए में आरएनए में चेंज होना तो म्यूटेशन, तो ये बहुत जल्दी चेंज हो। जब तक आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहा तब तक म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट है, और जब म्यूटेशन की रेट फास्ट होती है तो इवोल्यूशन भी तो फास्ट होगा। जब चेंजेस जल्दी जल्दी होंगे तो इवोल्यूशन की रेट भी ज़्यादा होगा, तो इट इवॉल्व्स रैपिडली। तो मतलब जब तक आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए के अंदर क्या चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, म्यूटेशन बहुत जल्दी है, इवोल्यूशन की रेट भी हाई रहती है, आरएनए में बहुत चेंजेस आते हैं। इसीलिए आप देखिए आज भी वायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बहुत जल्दी अपना स्ट्रैंड बदल देते हैं, बहुत जल्दी इवॉल्व होते हैं, चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। अब उसी के कंपेरिजन में डीएनए दें तो डीएनए उधर वो मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है और ज़्यादा स्टेबल है। लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के रीज़न देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ गया, वो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो देखिए सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड होने पर स्ट्रक्चर स्टेबल ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर तो ही वो स्टेबिलिटी है, और इसके साथ साथ थाइमिन, ठीक है।
थायमिन प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी, उधर यूरेसिल था, इधर थायमिन है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये तीन चीजें इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाती है। इसकी स्टेबिलिटी की रीजन ध्यान रखना, एक तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो राइबोज से ज्यादा स्टेबल, एक इसमें डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो उधर सिंगल स्टैंडर्ड से ज्यादा स्टेबल, और एक इसमें थायमिन है जो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है। तो इन सारी वजहों से ये ज्यादा स्टेबल है डीएनए आरएनए, और यही वो केमिकल चेंजेस है जो आरएनए से डीएनए की इवोल्यूशन में आए और तभी डीएनए को स्टेबल बनाया गया। डीएनए इवॉल्व करने का मेन एम यही था कि हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए जो हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। तो ये सब चेंजेस किए गए, ठीक है। ये जहाँ इजीली डिग्रेड होता है ये चेंज नहीं होता, ये इजीली डिग्रेड नहीं होता डीएनए। मैंने आपको डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन 90 डिग्री तक भी बॉईल कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं, तब भी डीएनए में चेंज नहीं आ रहा इतना, ठीक है। ये रेजिस्ट करता है, इट रेजिस्ट चेंजेस, इट म्यूटेट एट स्लोअर रेट एंड इवॉल्व स्लोली। इसमें इजीली चेंजेस नहीं होते, ठीक है, और इसीलिए इसका रेट ऑफ इवोल्यूशन, रेट ऑफ चेंज भी बहुत स्लो रहेगा। और यही वो चीज़ है जो एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल में होनी भी चाहिए, जो आरएनए में नहीं है। इसलिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सक्सेसफुल नहीं, इसलिए फिर डीएनए बनाएंगे, ठीक है। बाकी एक चीज़ हमने बताई थी कि इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, राइबोजाइम की तरह काम करता है, डीएनए में से कोई कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। और अगर थोड़े से डिफरेंस देखे जाए तो देखिए आरएनए में सेल्फ प्रोसेसिंग है। अभी हमने बताया था कि आरएनए अपनी प्रोसेसिंग कर लेता है, जो आरएनए बनता है वो रॉ होता है, वो अपने अंदर, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कटिंग, तो वो कटिंग वटिंग करके और आरएनए खुद तैयार हो जाता है एज ए राइबोजाइम, वो अपना प्रोसेसिंग खुद करता है। और डीएनए में से कोई सेल्फ प्रोसेसिंग नहीं है, डीएनए में ज़रूरत भी नहीं होती सेल्फ प्रोसेसिंग, सो देयर इज नो सेल्फ प्रोसेसिंग। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीएनए की यूनिक है जो आरएनए में नहीं होती, जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी और प्रोसेसिंग आरएनए की यूनिक प्रॉपर्टी जो डीएनए में नहीं है। इधर डीएनए में सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग, ये डीएनए की खास बात है। डीएनए से डीएनए बनता है, अपनी कॉपी बनाता है एग्जैक्ट, और वो रिपेयर भी कर लेता है, डीएनए का टूट गया तो वो सही कर देता अपने आप। और प्रूफ रीड, जो काम हुआ उसके बाद डीएनए दोबारा चेक करता है उसको रीड करके। ये सब चीज़ें, देयर इज नो सेल्फ रिप्लिकेशन, नो सेल्फ रिपेयर, नो प्रूफ रीडिंग, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। हालांकि जहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिन वायरस में, राइबो वायरस, वहाँ आरएनए से आरएनए बनता है, वहाँ बस आप कह सकते हो कि आरएनए में रिप्लिकेशन है, तो वो एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन राइबो वायरस। अदरवाइज आरएनए में कोई रिप्लिकेशन नहीं है, आरएनए कोई रिपेयरिंग नहीं करता, कोई प्रूफ रीडिंग, ये सब चीज़ें डीएनए की देती, इसीलिए तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सक्सेसफुल है, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें फंक्शंस के बेस पर, तो आप देखिए आरएनए इज मोर सूटेबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आरएनए जिस तरह का मॉलिक्यूल है, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। मैं एनसीईआरटी की लाइंस को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने लिखा आरएनए इज मोर सूटेबल फॉर एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लें, एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ, ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है बाद का लाइन, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन विद इन द सेम जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर तो जेनेटिक मटेरियल करेगा, आरएनए नहीं। आरएनए क्या कर रहा है, उसी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है न्यूक्लियस में, वहां से ये साइटोप्लाज्म में लाएगा और फिर उसके बाद उससे करेक्टर बनाएगा। न्यूक्लियस में डीएनए में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को निकाला, प्रोटीन बनाया साइटोप्लाज्म में ला करके, और उसके बाद उससे करेक्टर बना, तो वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को उसी सेम जनरेशन में उसने ट्रांसमिट किया और करेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सेम जनरेशन, ये एक ही जनरेशन का काम। जबकि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये क्या, इट इज मोर सुटेबल फॉर स्टोरेज, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा क्योंकि ये स्टेबल है, एंड स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन। अब देखो यहाँ भी ट्रांसमिशन, बट ट्रांसमिशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये हुआ इनहेरिटेंस। तो ट्रांसमिशन देखो दोनों में आता है, लेकिन ढंग से समझिएगा, ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वो काम तो डीएनए का है, और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सेम जनरेशन जिससे कि करेक्टर बने, जिसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं, वो आरएनए का है। आरएनए एक्सप्रेशन के लिए बढ़िया है, तो डीएनए जो है इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए बेटर होता है। आरएनए एक ही जनरेशन में इंफॉर्मेशन को फ्लो करके एक्सप्रेस करके करेक्टर बना देगा। डीएनए क्योंकि वो रिप्लिकेशन करता है, तो डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है।
समझ में आई बात? डीएनए आरएनए का ओवरऑल कंपैरिजन, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, मैंने सारी चीज़ें ले ली। इसको ढंग से अपनी कॉपी में एक बार लिख लेना, एक पेज पर डीएनए आरएनए, डीएनए में क्या है आर, इससे ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। और इनके कंपैरिजन, इनके डिफरेंस पर बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उधर क्या है इधर क्या है, ये क्या काम करता है वो क्या काम करता है। तो पूरा डीएनए और आरएनए का थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आरएनए था और आरएनए से क्यों और कैसे डीएनए बना, क्या ज़रूरत थी डीएनए बनाने की, ये सब बातें मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताई। और यहीं पर एक छोटा सा ब्रीफ नोट आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो, और वो है आरएनए वर्ड। अब हमने कहा भी था, आज भी आप देखो तो ग्राउंड लेवल पर आप अगर सेल में चले जाओ तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ करता हुआ और हर काम में इन्वॉल्व होता हुआ कौन दिखेगा? डीएनए, आरएनए। आप देखोगे आरएनए आरएनए, हमें तो ऐसे लगेगा सब कुछ तो अभी भी आरएनए ही कर रहा है। आरएनए वर्ड, वी आर स्टिल लिविंग इन आरएनए वर्ड। सेल का जो मेटाबॉलिक वर्ड, जो लिविंग वर्ड है वो आरएनए वर्ड कहलाता है, और आरएनए का डीएनए पर डोमिनेंस माना जाता है। आप देखिए आज भी भले अब डीएनए इवॉल्व हो गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया, लेकिन वो अभी भी कई चीज़ों पर तो आरएनए पर डिपेंड करता है। ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। आप जब डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं ना, तो शुरुआत तो आरएनए करवाएगा, और भी कई चीज़ें हैं। तो डोमिनेंस तो आज भी आरएनए का। एक आरएनए वर्ड का एक छोटा सा कंसेप्ट, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी ने भी दिया है, उसी को हमने समराइज किया है। आरएनए वर्ड क्या है उसको समझाने के लिए दी गई चीजें कि आरएनए सबसे प्रिमिटिव और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? नाउ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म हैज इवॉल्व एंड डेवलप अराउंड आरएनए। सेल का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस, वो आरएनए के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है और उसी अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है। ठीक है? आरएनए एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। पूरा मेटाबॉलिज्म उसी के हिसाब से बना है, उसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है। आरएनए उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है? आरएनए है ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आरएनए की ये खूबी कि आरएनए अपने कुछ कामों के लिए प्रोटीन पर भी डिपेंड नहीं करता, और वो खुद ही एज एन एंजाइम काम करता है, राइबोजाइम की तरह। ऑल्सो हैव सेल्फ प्रोसेसिंग, अपनी प्रोसेसिंग भी खुद करता है, मतलब अपने सारे काम खुद ही करता है, स्प्लाइसिंग वगैरह हर चीज़। ठीक है? और जिस तरह से वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हाईली डिफ्यूज्ड है, यही साफ दिख रहा है कि आरएनए का हमें ज़्यादा डोमिनेंस दिखेगा। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए बाय सम केमिकल एंड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। कुछ केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है, और हमें आरएनए ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ मिलता है हर जगह। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, एंड सेल्यूलर वर्ड इज स्टिल आरएनए वर्ड। ठीक है? तो हमारी सेल के अंदर का जो सिस्टम है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर वर्ड, आज भी आरएनए वर्ड कहा जाएगा। आरएनए वर्ड कहने के पीछे यही है कि आरएनए का आज भी आपको डोमिनेंस दिखेगा डीएनए पर। ठीक है? अभी हम आगे और भी कई सारे प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि बिना आरएनए के डीएनए भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम आज भी इसको आरएनए वर्ड एंड डोमिनेंस ऑफ आरएनए कहते हैं। ठीक है? तो जो चीज़ें आरएनए डीएनए का कंपैरिजन, और किस तरह से आरएनए था, कैसे डीएनए में चेंजेस आए, और आज भी आप देखिए बाकी सब चीज़ें तो अभी भी आरएनए के कंट्रोल में है, डीएनए केवल इन्फॉर्मेशन लेके बैठा है। ठीक है? इसीलिए हम पूरे सिस्टम को आज भी आरएनए वर्ड कहते हैं। ठीक है? तो ये हमारा सेकंड जो न्यूक्लिक एसिड था आरएनए, हमने इसीलिए बाद में लिया आरएनए कि पहले हम डीएनए समझ लें, फिर उसके कंपैरिजन में हम आरएनए को लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। ठीक है? अब हमें आरएनए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएनए जिस तरह की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन लाने वाला आरएनए, एमआरएनए है, आरआरएनए भी है, टीआरएनए, आरएनए में टाइप्स। तो आरएनए के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, तब जाकर के फिर हम मॉलिक्यूलर प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। ठीक है? तो अगले सेगमेंट में हम आरएनए के टाइप्स पर बात करेंगे। ओके।